रोज़नामा ख़बरें के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सिंह। नाज़रीन, इन दिनों वक्फ़ बिल का मामला बहुत गर्म है और उस पर हर तरह की सियासत भी हो रही है और जद्दोजहद भी की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तहरीक को अपने हाथ में लिया है। उसका मौक़िफ़ यह है कि वो किसी भी हालत में इस बिल को मंज़ूर नहीं होने देना चाहता। वो अपने इस मकसद में कहाँ तक कामयाब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमित शाह कह चुके हैं कि मौसम सरमा के पार्लिमानी इजलास में इस बिल को पेश किया जाएगा और ये बिल को हर कीमत पर सरकार पास कराएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं जावेद अहमद साहब, जो वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन हैं। ये ट्रस्ट है जो औकाफ की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। खुद जावेद अहमद मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं और वो मुल्क और मिल्लत की फलाह व बहबूद के ताल्लुक़ से प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जैसा कि उनका कहना है। आइए आज उनसे बात करते हैं कि आखिर वो चूँकि वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन हैं तो उनको ज़्यादा गहराई से बातों का इल्म है, तो उनसे कुछ चंद बातें जानने की कोशिश करते हैं। जावेद साहब, रोज़नामा ख़बरें में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि आप क्या वक्फ बिल के हामी हैं या मुखालिफ हैं? इसका जवाब मुस्बत और सही यही है कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं और वक्फ बिल के किसी भी उसके मजमून पे किसी तरह का कोई भी रजामंदी होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस बिल में इस तरह की तरमीम है जो नुकसान के अलावा किसी तरह की फलाह और बेहतरी की बात सरकार की बेईमानी है। नहीं, तो क्या आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आप आखिर, क्योंकि आपको वक्फ के मामलात की बेहतर जानकारी है, आप उसके लीगल और टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो हमारे लोगों को आप ये ज़रा समझाइए कि आखिर इस वक्फ बिल में ऐसी कौन सी खराबियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आपके दर्शकों और इसके जो चैनल को आपके फॉलो करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वक्फ एक ऐसी लीगल और शरई सेंसिटी हैं जो तारीख़ में अगर जाएंगे तो मुल्क में 1913 में इसका पहले इसकी वजूद में आया और 1923 में इसको एक मुसलमान वक्फ एक्ट के तौर पे अंग्रेज़ ने इसको लागू किया। आप इस पस मंज़र को समझते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आज़ाद मुल्क में, आज़ाद भारत में 1954 में एक वक्फ एक्ट आता है और वो जुदा हो जाता है। ये काबिल गौर है कि इसके पीछे मंशा क्या थी। इसके पीछे मंशा ये थी कि वक्फ तो रहे लेकिन मुसलमान के नाम से न रहे, क्योंकि सिख वक्फ एक्ट 1925 में आया था। तो सरकार पूरी तरह से जिसकी भी रही हो, जिस सोच के भी रहे हों, तो अगर आप इसकी कनेक्ट को देखेंगे तो मुसलमान वक्फ का जुदा 1954 में वक्फ एक्ट के तौर पे हो गया। आप इसके एक और सफ़रनामे को आगे बढ़ाते हुए अगर देखेंगे तो वक्फ की मंशा, उसके पीछे जो मंशा था, वो मशीनरी काम कर रही थी जो 2024 में उसने अपने एक मजबूत मंसूबे के साथ एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के साथ आती है, जिसमें अब वक्फ भी नहीं रहेगा। यानी इस सफ़रनामे में मुसलमान पहले गायब हुआ, उसके बाद वक्फ भी गायब हो गया। अब इसको कैसे जाना जाएगा? जैसा कि बिल कहती है प्रियम्बल में कि आप इसको उम्मीद से जानिए। अब वक्फ के नाम से आप नहीं जानेंगे। अब ये वक्फ एक्ट बिकम उम्मीद, और उम्मीद क्या है? यूनाइटेड यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ई से एफिशिएंट, और दूसरे ई से इफेक्टिव, और डी से डेवलपमेंट। यानी अगर ये बिल पास हो जाती है पार्लियामेंट में, मतलब वक्फ का नाम ही गायब हो जाएगा। एग्जैक्टली ये इसका पॉलिटिकल सोच है और ये बड़ी ही गहरी सोच है, और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं तो किसी सरकार का बगैर नाम लिए हुए कहता हूँ कि सरकार एक मंसूबे से चलती है जिसके पीछे ऐसी सोच जिसके वक्फ और मुसलमान दोनों से प्रॉब्लम हो। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। और इस अमेंडमेंट बिल के अंदर अगर इसकी नवैयत को देखेंगे तो ये पार्लियामेंट्री दौर में टोटल अगर आप देखेंगे तकरीबन 110 सेक्शन के आसपास हैं, सब सेक्शन मिला के ज़्यादा होंगे। 44 जो है अमेंडमेंट है और 33 से ज़्यादा डिलीशन है, यानी 100
से जायज जो है अमेंडमेंट है। तो ये जैसे आप कहेंगे कि एक बर्तन में इतने सुराख कर दिया जाए कि उसका वजूद खत्म हो जाए। मतलब हम 44 की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें 100 के करीब अमेंडमेंट है। जी, सबसेक्शन के साथ साथ 44 तो बड़े हैं। फिर उनका ABC क्लास है। एग्जैक्टली इस तरह से देखेंगे तो अब इसका वजूद वक्फ का नहीं रह जाएगा। अब मोटे तौर पे इसको 3 शक्ल में देखते हैं, एक सियासी रुख, एक उसका लीगल पहलू और एक रिफॉर्म। सरकार जो है लीगल यानी उसके सेक्शन सबसेक्शन में इतने बदलाव कर दिया है कि अब वो वक्फ मुसलमान या जो उसकी सेंसिटी थी वो छिन्न भिन्न हो गई। अब उसका रिफॉर्म देखिए, रिफॉर्म में वक्फ बोर्ड को उसने डिसेबल कर दिया, यानी अब उसके हाथ में रजिस्ट्रेशन जारी करने का यानी वक्फ किसी भी अमलाक को जारी करने का डीएम के जरिए आएगा। तो ये पूरा अख्तियार जो है अब जिला अधिकारी को होगा। अब तक के एक्ट में 2013 में ये सब अख्तियार वक्फ बोर्ड को था। तो ये आप नक्शल में देखेंगे तो वक्फ की सेहत, मिल्लत की सेहत और शरई तौर पे वक्फ नॉट ए पीस ऑफ लैंड, दिस इज द डायरेक्ट कनेक्ट विद द रिलीजन। जैसे इस वक्फ अमलाक में इबादत गाह भी हैं और ऐसे एग्रीकल्चर या कमर्शियल लैंड हैं जो उसके फलाह और रफाई के काम करती हैं। यानी सब पे एक तरह से बड़े मंसूबे के साथ हमला है। अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो दो चीज साफ दिखती है कि आज़ाद हिंदुस्तान से पहले वक्फ मुसलमान का एक्ट था 1923 में और एक सिख का भी था जो 1925 में बना। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 1925 सिख एक्ट में कोई तब्दील नहीं हुई। 1995 में जो अमेंडमेंट हुआ, एक्ट बना, वही 1995 में पाकिस्तान में हुआ, लेकिन मुसलमान यानी मुस्लिम वक्फ एक्ट में हुआ, न कि सिख में हुआ। हाल ही में एक बड़े बदलाव के तौर पर अगर देखा जा सकता है, अगर आपके इंटेलेक्चुअल क्लास वो दर्शक समझने की कोशिश करे कि क्या अगर बिल पास हो जाती है तो आपको कोई इसमें रियायत मिलेगी कोर्ट में, तो जवाब है नहीं। रीजन कि सिख कम्युनिटी के साथ ये घटना घट गई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को छोड़ के, जैसे हिमाचल अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, बिहार और महाराष्ट्र में उनके जो गुरुद्वारे हैं बड़े, उनके मैनेजमेंट कमेटी स्टेट के हाथ में चली गई। जब 2018 में हरियाणा ने एक अपना मैनेजमेंट के लिए ऑर्डिनेंस पास किया, उस ऑर्डिनेंस में अख्तियार जो था स्टेट को दे दिया गया। इस आयरनी क्या है पूरे मामले में कि आप देखेंगे कि उसके मेन एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, यानी 1925 के सिख वक्त में एक्ट में उसमें अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, 100 साल होने जा रहा, लेकिन स्टेट ने उसको तरमीम कर दिया। और तरमीम करने के बाद जब सिख कम्युनिटी के लोग जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तो 3 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला दिया कि लैंड और लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो है स्टेट का है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार का जो मंशा है वो बहुत साफ 1923 के सफ़रनामे, 1954 और 2024 में एक पूरी जर्नी कंप्लीट करने जा रही है। हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें तमाम डेमोक्रेटिक और लीगल एस्पेक्ट पे गौर करना चाहिए। हम तमाम तंजीमों को एक साथ मिल के इसकी गहराई और फिक्र पे बात करनी चाहिए। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें वक्फ को बचाना चाहिए। वक्फ सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और इससे हम किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। नहीं, आपने ये कहा कि इसके 3 पहलू हैं, एक पॉलिटिकल, एक लीगल और एक रिफॉर्म्स। इसी के साथ आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि सारा खेल मंशा का है। तो आपको सरकार की मंशा क्या लगती है? सरकार की मंशा किसी भी दल की हो, सफ़रनामा उसका एक स्पीड से चल रहा है। वक्त पे ठहर तो जरूर गया 1995 में, और सरकार की मंशा जो कुछ भी हो, लेकिन वक्फ के बारे में सरकार बिल्कुल सीरियस है कि उसके वजूद को ख़त्म करना चाहती है। ये जो एक बयानिया, जो एक नैरेटिव एक सेट किया गया है कि इस बिल से मुसलमानों की दरगाहें, मकबरे, मस्जिदें, मदरसे सब कुछ ख़तरे में हैं, ये कहाँ तक सही है?
नहीं, ये जितने वक्फ अमलाक हैं, देखिए तीन तरह के वक्फ हैं। सब वक्फ खतरे में है। हाँ, तीन तरह के वक्फ। एक वक्फ जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उसकी बात सरकार कर रही है। एक वक्फ जो राजस्व में है लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं है। और एक वक्फ ऐसी है अमलाक जो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल में है, जिसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं। सरकार ये कहती है अपने नए मसौदे में कि जो सेक्शन 40 है, अब ये वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड को अख्तियारात था, वो नहीं अब रहेगा, अब वो करेगा डीएम। तो डीएम के जो प्रोविजन है वो बता दिए गए हैं कि डीएम को डॉक्यूमेंट चाहिए, डेडिकेशन, वक्फनामा और रेवेन्यू रिकॉर्ड। लेकिन जो कदीम है, सिर्फ इस्तेमाल में है और उनके डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो वो वक्फ बाय यूजर से वेरीफाई करना डीएम को उसके डिस्क्रिप्शन पे है। अगर वो नहीं है तो इस प्रोविज़न के मुताबिक वो सरकार ज़मीन हो जाएगी, वक्फ की नहीं रहेगी। और जब आप डिस्प्यूट लिटिगेशन में जाएंगे तो वो एक तवील प्रोसेस है, जिसमें उसने ट्रिब्यूनल को भी कमज़ोर कर दिया। और जो अगर आप किसी सिविल मैटर में जाते हैं, इसीलिए ट्रिब्यूनल बना था कि ट्रिब्यूनल जो होता है एक ड्यूरेशन शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में उसका डिस्प्यूजल हो। तो तमाम इसके जो एक्ट हैं और जो उसमें चीज़ों के बदलाव हैं, अब ये वक्फ की शक्ल में रिफॉर्म की बात तो आप कर सकते हैं कि इससे गरीबों का फ़ायदा होगा। जब वक्फ अमलाक बचेगा तभी तो होगा। दिल्ली के केस में या पूरे हिंदुस्तान के केस में देखेंगे, आंकड़े सामने हैं। 98% जो है कब्जेदार एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उसमें सरकार भी बड़ी कब्जेदार है। दिल्ली के केस में, लखनऊ के केस में देखेंगे आप तो बड़ी बड़ी इमारतें वक्फ अमलाक पर हैं और उसका किसी तरह का लीगल प्रोसेस नहीं पूरा है। अभी जैसे हाल ही में आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कहीं मकबरे गिराए जा रहे हैं, कहीं मज़ार ज़मीन से साफ कर दिए गए हैं। ये क्या उसी मुहिम का एक हिस्सा है? हाँ, आप इसको अगर समझ लें कि अगर बगैर कानून पास किए सरकार अपने या कोर्ट जो अपने तरीका अपनाया दिल्ली के केस में 8 से ज़्यादा कब्रिस्तान और तकरीबन 6 से 7 मसाजिदों, दरगाहों को बगैर किसी भी मौजूद कानून को इस्तेमाल करते हुए देखने, जैसे 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो बहुत ही एक तरह से कम्प्रिहेंसिव कानून है, जिसको ओवरलुक किया गया और उस पर डीडीए का और तमाम एमसीडी एनडीएमसी के बुलडोजर चला दिए गए। तो आप बने हुए कानून का भी आदर नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। तो जब ये एक्ट कमज़ोर हो जाएगा तो सब चीज़ें उनके हाथ में हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो गवर्नमेंट में आता है। आप एक और बात गौर करेंगे, आप यहाँ मिलेगी कि सेना या रेल की ज़मीन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो स्टेट को अख्तियार नहीं है, क्योंकि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। इसी तरह वक्फ जो है वो एक सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है। ये कैसे आप स्टेट को दे देंगे? अगर डीएम जो है स्टेट है, अगर वो ज़मीन का मालिक या उसको अख्तियार दे दिया जाएगा तो इसमें इसके बड़े नुकसान और ख़तरात और डिस्प्यूट बढ़ने के चांसेज हैं, जो वक्फ की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो ये थे जावेद अहमद साहब, जिन्होंने बहुत ही सफाई के साथ बताया कि वो बिल के मौजूदा जो सूरत हाल है उसके सब खिलाफ हैं और इस बिल को मुसलमानों के लिए और वक्फ के लिए ख़तरनाक समझते हैं। इसी के साथ उनको इस बात की उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार या नायडू इस मामले में वो रवैया अख्तियार करेंगे जिसके बारे में मुसलमान सोच रहा है, इसलिए कि अब तक इन दोनों पार्टियों ने अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया है। उनका 50-50% मामला है और लगता यही है कि मुसलमानों का सारा दारोमदार इन्हीं दोनों पर है। अगर ये साथ आ गए तो बिल पास नहीं होगा और अगर ये अपने एनडीए के साथ रहे तो फिर इस बिल के मंजूर होने में कोई भी रुकावट बाकी नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही।